ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम तुमने बचपन में तो पढ़ा होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? तो ऐसा होता है हमारी एटमॉस्फेयर के कारण। अगर तुम अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओ, जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, तो उन्हें स्टार्स ट्विंकल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। तो आप इस वीडियो में यही समझते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे स्टार्स को ट्विंकल करवाता है। तो एटमॉस्फेयर के कारण दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि हमें स्टार की पोजीशन ये थोड़ी सी शिफ्टेड नजर आती है। मान लो कि तुम सरफेस पे खड़े होकर यहां से स्टार को देख रहे हो, तो स्टार से जो भी लाइट आ रही होगी वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार की लाइट ये वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाने वाली है और इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जब ये रेस तुम्हारी आंखों में जाएंगे तो तुम्हारा ब्रेन इन रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे तुम्हारे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा ना, ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि तुम्हारे ब्रेन को स्टार यहाँ पे दिखने वाली है। तो असल में जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो वो असल में थोड़ी सी नीचे होती है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है। अब इसी को हम कहते हैं एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन देखो, ये असली कारण नहीं है स्टार्स के ट्विंकल करने का। अब बात करते हैं इसके असली कारण की। तो देखो, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल के हमारी आंखों पे नहीं आने वाली है, बल्कि ये हमेशा अपने पाथ को चेंज करती रहती है। और मैं तुम्हें इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूं, इस वाले पार्ट को। देखो, यहाँ पे लाइट ये एक जिगजैग पाथ पे चल के हमारे पास आ रही है, ये हमेशा अपना पाथ चेंज करती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की नहीं है, अलग अलग जगह पे डेंसिटीज अलग अलग हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो कि एक जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये ज्यादा हैं, एक जगह पे कम, एक जगह पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा हैं तो फिर दूसरी जगह पे कम। और देखो, टेम्परेचर का भी इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी ज्यादा हो, तो वहां पे डेंसिटी कम होने वाली है, और कहीं पे गर्मी कम हो, ठंडी हो, तो फिर वहां पे डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। और देखो, समय के साथ साथ अलग अलग जगह की डेंसिटीज ये बदलती रहती हैं। मान लो कि अगर हवा चल गई तो फिर सारी की सारी डेंसिटी बदल जाने वाली है। तो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है ना, इसलिए जब लाइट इन जगह से पास करती है ना, तो फिर इसकी स्पीड में चेंज आ जाता है और लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, लाइट बेंड कर जाती है। और इसलिए लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल के हमारे पास नहीं आ रही है, बल्कि हमेशा कंटिन्यूअसली ये अपने पाथ को चेंज करते जा रही है। अब इसी कारण होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। और देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे तुम पे जूम करूं तो ये हो गई तुम्हारी आंखें, और ये कुछ 5 लाइट रेस तुम्हारी आंखों पे आ रही हैं, जिसके कारण कि तुम्हें स्टार ये कुछ इतना ब्राइट दिख रहा है। अब अगर अगले ही मोमेंट ये कुछ इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाए, ताकि ये वाली लाइट रे ये कुछ ज्यादा ही रिफ्रैक्ट कर जाए, कुछ ज्यादा ही बेंड कर जाए, ताकि केवल 4 लाइट रेस अब तुम्हारी आंखों में पड़ रही हैं, तो यानी कि स्टार की ब्राइटनेस ये थोड़ी सी कम हो जाने वाली है, ये थोड़ा सा डिम दिखने वाला है हमें, कुछ ऐसे। अब अगर अगले ही मोमेंट इस पार्ट के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में चेंज आ जाए, ताकि ये दोनों जो लाइट रेस है ना, ये भी कुछ ज्यादा ही बेंड कर जाए, तो अब हमारी आंखों में केवल 2 ही लाइट रेस आ रही हैं, तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस ये और कम हो जाने वाली है। तो देखो, ऐसा ही कुछ होता रहता है। हमारी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, तो हमारी जो लाइट रेस है ना, ये कंटिन्यूअसली अपना पाथ चेंज करते रहते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ लाइट रेस जो कि हमारी आंखों में पड़ती हैं, ये भी चेंज करती रहती है, जिसके कारण कि हमें जो स्टार की ब्राइटनेस दिखती है ये फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसी को तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? देखो, शाम के समय तुम वीनस को भी देख सकते हो स्काई पे, तो क्या वीनस स्टार्स की तरह ट्विंकल करता है? तो देखो, प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन हम धरती से इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। आओ इसे समझते हैं अच्छे से। तो यहां मैंने बना दिया है एक स्टार एक डॉट की तरह, और इसके कंपैरिजन में एक प्लैनेट ये थोड़ा बड़ा दिखने वाला है। अब देखो, असलियत में तो प्लैनेट्स बहुत ही छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टार्स, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही पास है धरती के, इसलिए थोड़ी बड़ी दिखने वाली है, और स्टार ये बस एक डॉट की तरह दिखने वाली है। तो मैं मान सकता हूं कि हमारी जो प्लैनेट है ना, ये बहुत सारे डॉट से बनी हुई है, कुछ ऐसे। और ये सारी डॉट्स ये हमें ट्विंकल करते हुए दिखने वाली है धरती से, जस्ट लाइक स्टार। लेकिन देखो, जब एक डॉट ये डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी, और जब वो डॉट डिम हो जाएगी तो कोई और डॉट होगी जो कि ब्राइट हो चुकी होगी। तो इसलिए ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं ना, तो प्लैनेट की ब्राइटनेस ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने वाली है, ये ट्विंकल नहीं करने वाली है। अब इसी को दिखाने के लिए मेरे पास एक एनिमेशन है। मैंने इस ट्विंकलिंग स्टार की वीडियो को कॉपी करके बहुत बार पेस्ट कर दिया है इस प्लैनेट के ऊपर। तो क्या होगा कि प्लैनेट के सारे डॉट्स ये ट्विंकल करने वाले हैं, जैसे कि स्टार ट्विंकल कर रही है। अब उसे देखते हैं। देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि प्लैनेट्स के सारे डॉट ये ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन देखो, असलियत में हमें प्लैनेट कुछ इतना बड़ा तो दिखता है नहीं, चीजें बहुत ही दूर होती हैं और बहुत ही छोटी दिखती हैं, एक डॉट की तरह। तो आओ थोड़ा जूम आउट करते हैं, इतना ताकि कि दोनों ही प्लैनेट और स्टार ये डॉट की तरह दिखें। तो तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा कि स्टार ये हमें ट्विंकल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्लैनेट इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट है ना, ये ऑन एन एवरेज ये सेम ही रहने वाली है।
तो इसी रीजन से हम बता नहीं पाते हैं कि प्लैनेट्स ट्विंकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ बहुत ही छोटी दिख रही हो, इसलिए मैं इसे थोड़ा पास में लाने वाला हूँ, मैं थोड़ा जूम इन करने वाला हूँ। तुम अपने स्क्रीन से थोड़ा दूर चले जाना ताकि ये स्टार ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखे और ये प्लैनेट बहुत ही छोटा दिखे। तुम्हें नजर आएगा कि प्लैनेट्स बिल्कुल भी ट्विंकल करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब आओ वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने स्टार की ट्विंकलिंग के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ये अलग अलग होती है और ये समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जब स्टार लाइट इनके थ्रू गुजरती है ना, तो ये हमेशा रिफ्रैक्ट करती रहती है, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करती रहती है। तो इसके कारण जो नंबर ऑफ लाइट रेस हमारी आंखों में पहुंचती हैं ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हैं और इसी कारण हमें स्टार की ब्राइटनेस ये फ्लक्चुएट करती हुई दिखती है। अब वैसे तो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं, लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ही बड़े हैं साइज में, इसलिए हम उनके ट्विंकलिंग को नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ट्विंकलिंग स्टार्स बहुत ही सुंदर तो लगते हैं, लेकिन ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही दिक्कत प्रोवाइड करते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्टार्स और प्लैनेट्स की फोटो लेना चाहते हैं और उन्हें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ट्विंकल करते रहेंगे, इनकी ब्राइटनेस फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो फोटो अच्छी नहीं आने वाली है। तो इसलिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने एक टेलीस्कोप बनाया, हबल टेलीस्कोप, और उसे डाल दिया एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में, ताकि ये हमारी धरती का हमेशा चक्कर काटते रहे और ये अच्छी अच्छी फोटो लेते रहे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, तो न रहेगा एटमॉस्फेयर, तो नहीं होगी ट्विंकलिंग। क्या तुम्हें पता है कि हमें जहां पे सन दिखता है वो एक्चुअली वहां पे होता नहीं है, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हमें थोड़ा पिचका हुआ दिखने वाला है, ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं दिखने वाला है। और सन हमें एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट ये क्या चीजें होती हैं, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं। लेकिन सन के साथ ये अजीब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। आओ इसी के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे बना दिया धरती और सूरज को। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल सनराइज ये क्या चीज होती है। तो देखो, हमें पता है कि धरती ये अपने एक्सिस पे गोल गोल चक्कर काटती है और इसी कारण तो डे एंड नाइट होता है। लेकिन असल में धरती बहुत ही बड़ी है और हम इसके साथ साथ गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, तो हमें पता नहीं पड़ता है कि हम गोल घूम भी रहे हैं। हमें लगता है कि सूरज ये हमारा चक्कर काट रही है, कुछ ऐसे। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सन राइजेस, सूरज उग रहा है, लेकिन असलियत में तो हम गोल गोल घूम रहे हैं। अब देखो, सवाल ये है कि हमें सूरज कब उगता हुआ दिखने वाला है, कब जस्ट राइज करता हुआ दिखने वाला है, जब सूरज यहां पे हो या फिर यहां पे या फिर यहां पे। तो देखो, अगर तुम अपनी सीधी लाइन में देखो तो जो भी चीजें इस सीधी लाइन पे होंगी या फिर इसके ऊपर होंगी, हम उसे देख पाएंगे क्लियरली, क्योंकि उससे लाइट रेस हम तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो भी चीजें इस सीधी लाइन के, तुम्हारी सीधी लाइन के नीचे होंगी, हम उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे जो लाइट आएगी ना, उसे यह धरती ब्लॉक कर देने वाली है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और देखो, इस सीधी लाइन को हम बुलाते हैं हॉराइजन, या फिर हिंदी में मैं कहूं तो इसे हम बोलते हैं क्षितिज। तो यानी कि जो भी चीजें हॉराइजन के ऊपर होंगी उसे हम देख पाएंगे, और जो भी चीजें हॉराइजन के नीचे होंगी हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें हॉराइजन को अच्छे समझाता हूं। तो जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो ना धरती पे, अगर उसी पॉइंट पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, सीधी लाइन से मेरा मतलब है कि एक टैंजेंट को ड्रॉ कर दूं धरती के इस पॉइंट पे, तो इसी को हम हॉराइजन बुला रहे हैं। तो हमारी सूरज ये क्योंकि हॉराइजन के नीचे है ना, तो इसलिए हम इसे नहीं देख पाएंगे। अगर मैं सूरज से एक लाइट रे को निकालूं तो ये तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच सकती है, ये धरती की सरफेस ये से ब्लॉक कर लेने वाली है और ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब देखो, इस केस में तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई स्काई और ये हो गई हमारी लैंड, और यहाँ पे मैंने किसी भी सूरज को नहीं बना रखा है क्योंकि तुम सूरज को देख ही नहीं सकते हो। तो स्काई और धरती को सेपरेट करने वाली लाइन, इसी को हम बुला रहे हैं हॉराइजन। और हमारी सन ये अभी हॉराइजन के नीचे है, इसलिए हम इसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर अगले ही क्षण ये हमारी सन ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए हॉराइजन के यहाँ पे कहीं, तो देखो अब सन से निकलने वाली जो रेस है ना, ये हम तक पहुंच सकती है। ये देखो हमारी आंखों तक आ सकती है और हम इसे देख लेने वाले हैं। तो तुम्हारे इस सीन में कुछ ऐसा दिखने वाला है, सन जस्ट ऊपर आने वाला होगा, और इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सनराइज। तो यानी कि जब सन हॉराइजन के जस्ट ऊपर आ जाए तो होनी चाहिए एक्चुअल सनराइज। लेकिन देखो, अभी तक हमने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की, धरती की एटमॉस्फेयर की, तो चलो इसे भी बना लेते हैं और सन को हॉराइजन के थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो आओ देखते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। वैसे तो सन हॉराइजन के नीचे है तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आओ कुछ रेस को बना के देखते हैं। तो ये मैंने बना दी सन से निकलने वाली कुछ 2 रेस। अब यहाँ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये रेस तो सीधी चली जाती और ये हमें नहीं दिखने वाली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है ना, तो ये रेस ये अब एयर में एंटर करने वाली है वैक्यूम से, और वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। तो जब एयर में एंटर करेगी तो ये स्लो डाउन हो जाने वाली है, और क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ गया है इसलिए लाइट ये थोड़ा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी, और क्योंकि ये जा रही है स्लोअर मीडियम में इसलिए ये लाइट बेंड करने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आओ उसे बना लेते हैं। अब देखो, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था रिफ्रैक्शन के वीडियो में, तो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा ना तो एक बार तुम वो वीडियो को देख के आ जाओ। अब देखो,
ये लाइट रेस ये बेंड कर रही है और ऐसे बेंड कर रही है ना कि अब ये हमारी आंखों में पड़ने वाली है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ दिखने वाला है। तो देखो हमारा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे ब्रेन को इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा, ब्रेन को लगेगा कि यही है सोर्स ऑफ लाइट, तो यानी कि ब्रेन को यहां पे सन दिखने वाला है। तो अमेजिंग चीज ये है कि अभी भी सन होराइजन के नीचे है, तो यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम सन को अभी ही देख पा रहे हैं। तो यही मैंने तुमसे कहा था स्टार्टिंग में कि सन तुम्हें जहां पे दिखता है ये वहां पे होता नहीं है, और एक्चुअल सनराइज के पहले ही हमें सन दिखना चालू हो जाता है, कुछ ऐसे। तो फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितना टाइम पहले हमें सन दिखना चालू हो जाता है, तो ये निकल के आया कुछ 2 मिनट, यानी कि सन को होराइजन क्रॉस करने में अभी 2 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन अभी ही हमें सन दिखना चालू हो गया है, सनराइज पहले ही हो गया है। और यही चीज ट्रू है एक्चुअल सनसेट के लिए भी। देखो एक्चुअल सनसेट तब होगा जब सन होराइजन को क्रॉस करके नीचे चला जाए, उसके बाद हमें इससे कोई भी लाइट रेस नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम इसे 2 मिनट बाद तक भी देख सकते हैं। तो यानी कि सन हमें एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, और सन एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता रहता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमारी एटमॉस्फेयर ये लाइट रेस को बेंड कर देती है नीचे की तरफ, हमारी तरफ, और इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ा ऊपर दिखने वाले हैं। और ये चीज ट्रू है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के लिए, चाहे वो सन हो, चाहे वो स्टार हो, या फिर मून हो, या फिर कोई और भी प्लैनेट, सारी बॉडीज ये थोड़ा शिफ्टेड दिखने वाले हैं। अब देखो ये जो इफेक्ट है ना शिफ्टिंग का, ये मैक्सिमम होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि होराइजन के पास में हो। देखो जितना पास में होंगे ऑब्जेक्ट्स होराइजन के, उनसे निकलने वाली रेस ये उतना ही बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से, तो यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रेस ये उतना बड़ा एंगल बनाने वाली है नॉर्मल से, और इसलिए इनकी जो शिफ्टिंग है ये मैक्सिमम दिखने वाली है। लेकिन अगर यही बॉडी ये सीधे हमारे ऊपर आ जाए बिल्कुल यहाँ पे, तो इनसे निकलने वाली रेस ये बिल्कुल ही नॉर्मल होने वाली है एटमॉस्फेयर के, तो यानी कि इनकी बेंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, तो यानी कि ऐसी बॉडीज ये बिल्कुल भी शिफ्टेड नहीं दिखने वाली हैं। तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के कारण हमें स्काई में ऑब्जेक्ट्स ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आते हैं, और ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नीचे होंगे स्काई में ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाले हैं। हाँ ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया तो उससे निकलने वाली रेस ये तो रिफ्रैक्शन के बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हम तो उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन जनरल ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नीचे होगा ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड नजर आने वाला है, और अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाए तो फिर इसकी शिफ्टिंग की जो इफेक्ट है ना ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर आ जाए तब तो इसकी शिफ्टिंग की इफेक्ट ये बिल्कुल ही जीरो हो जाने वाली है। अब यही कारण है कि क्यों पुराने जमाने के जो सेलर्स थे ना वो उन स्टार्स का इस्तेमाल नहीं करते थे दिशा बताने के लिए जो कि होराइजन के पास में हो, क्योंकि ये स्टार्स तो बहुत ही ज्यादा शिफ्टेड है अपनी पोजीशन से, तो अगर वो इनको फॉलो करते तो वो तो आसानी से गुम हो जाते यार। अब देखो एक आखिरी चीज, सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें सर्कुलर नहीं दिखने वाला है, बल्कि ये थोड़ा सा चिपटा हुआ दिखने वाला है, देखो कुछ ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है? मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से पता लगाने की कोशिश करो, इसमें बिल्कुल ही यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। देखो हमें पता है कि सनराइज और सनसेट के समय भले ही सन हमें होराइजन के ऊपर दिखता हो, लेकिन असल में ये होता है होराइजन के नीचे, और ऐसा हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और देखो हमने ये भी देखा कि जो पॉइंट जितना ज्यादा नीचे होगा होराइजन से ये उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखने वाला है। तो यहाँ देखो सन की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये बहुत नीचे है कंपेयर टू सन की टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट ये ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाली है कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट से। मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट ये यहाँ से यहाँ कुछ 1 किलोमीटर की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना ये 1 किलोमीटर से ज्यादा शिफ्ट होने वाली है, और इसलिए हमें सन थोड़ा सा चिपटा दिखने वाला है, कुछ ऐसे। अब यही रीजन है कि क्यों हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेलेस्टियल बॉडीज की पिक्चर लेना पसंद नहीं जब वो होराइजन के पास में हो। अब आओ वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे स्काई में शिफ्टेड नजर आते हैं। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा पास में होंगे होराइजन के ये उतना ही ज्यादा शिफ्टेड नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें सन एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें ये दिखता रहता है, और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में सन ये हमें थोड़ा चिपटा नजर आता है। तुमने ऐसी खूबसूरत पिक्चर्स तो बहुत देखी होगी जहां पे कि सनरेज का जो पाथ है ना ये हमें दिखने लग जाता है, ये विजिबल हो जाता है। लेकिन यार ऐसा होता क्यों है? आओ इसी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास पानी के हैं, और इनके थ्रू मैं एक रेड कलर की लेजर लाइट को शाइन करवाने वाला हूँ। देखो पहले ग्लास में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला रखा है, शुगर, और दूसरे ग्लास में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो अभी हमें लेजर लाइट की पाथ ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये विजिबल नहीं है। अब मैं दूसरे ग्लास में थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ, दूध को। तो जैसे ही मैं इसे मिलाऊंगा ना तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेजर लाइट की पाथ ये हमें दिखने लग जा रही है, ये विजिबल हो जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि मिल्क ऐड करने के बाद हमें लेजर की लाइट की पाथ दिखने लग जा रही है और शुगर ऐड करने के बाद ये हमें नहीं दिखती है? तो आओ इसे समझते हैं।
तो देखो जब मैं मिल्क को इस ग्लास में मिलाता हूं ना, तो मिल्क के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे इस ग्लास में फैल जाने वाले हैं, ये डिस्पर्स हो जाने वाले हैं पूरे ग्लास में। अब देखो जब लाइट इस ग्लास पे पड़ेगी तो ये इन मिल्क पार्टिकल से टकराने वाली है और फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब इसे समझते हैं। तो मैं मिल्क के पार्टिकल को यहां पे बना देता हूं व्हाइट कलर से, कुछ ऐसे, और लाइट ये इस पे कुछ ऐसे पड़ने वाली है। हाँ, अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे ये रिफ्लेक्ट करने वाली है, लेकिन इस केस में एक अमेजिंग चीज होने वाली है। लाइट ये केवल एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, हर एक डायरेक्शन में छितरा देते हैं, कुछ ऐसे। देखो हमने अभी तक देखा था कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे कि मिरर या फिर कुछ टेबल ले लो या फिर बुक ले लो, तो इन पे जब भी लाइट पड़ती है तो ये लाइट को केवल एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है छोटे पार्टिकल्स के लिए। छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं। देखो मुझे पता है कि इसे तुम और अच्छे समझना चाहते हो, लेकिन देखो इसे समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में बात हम डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए बस ये मान लो कि छोटे पार्टिकल्स ये लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जब यही छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, तब रिफ्लेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ हो रही है। हमने ये देखा कि छोटे पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देते हैं, तो इस नई चीज़ का हम एक नया नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब कि छितराना। अब आओ इसी की मदद से समझते हैं कि क्यों जब लाइट को हम मिल्क से पास करते हैं तो हमें उसकी पूरी पाथ क्लियरली दिखने लग जाती है। तो देखो मान लो कि मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूं कहीं यहां से, यहां पे मैंने बना दिया है अपना आंख। तो क्योंकि ये पार्टिकल ये लाइट को हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसलिए कुछ ना कुछ रेस मेरी आंखों पे पड़ेंगी, चाहे मेरी आंखें कहीं पे भी हों, मुझे इससे कुछ ना कुछ लाइट आने वाली है। और क्योंकि मुझे इस पार्टिकल से लाइट आ रही है, तो यानी कि मैं इस पार्टिकल को देख पाऊंगा। अब देखो इस पार्टिकल से मुझे रेड कलर की लाइट आ रही है, तो इसलिए मुझे ये पार्टिकल ये रेड कलर का दिखने वाला है, ग्लो करता हुआ रेड कलर का। तो ठीक वैसे ही जब ये लेजर की लाइट इन मिल्क पार्टिकल्स पे पड़ेगी, तो जो सबसे पहला वाला मिल्क पार्टिकल होगा ना, ये लाइट को स्कैटर कर देने वाला है हर डायरेक्शन में। और हम क्योंकि यहां से कहीं इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, तो हमें ये पहला वाला पार्टिकल ये रेड कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी लाइट इस पार्टिकल पे पड़ती है ना, तो ये पार्टिकल सारी लाइट को स्कैटर नहीं करता है। इनफैक्ट ये बहुत ही कम लाइट को स्कैटर करता है। मैक्सिमम लाइट ये सामने सीधी लाइन पे चली जाती है, कुछ ऐसे। हाँ, तो सेम चीज यहां पे भी होने वाला है। मैक्सिमम लाइट ये सीधी लाइन पे आगे चली जाएगी, तो यानी कि जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है ना, ये इस पे पड़ेगी और फिर ये वाला पार्टिकल भी लाइट को हर जगह स्कैटर कर देने वाला है, और हमें फिर ये नेक्स्ट वाला पार्टिकल ये भी रेड कलर का शाइन करता हुआ दिखने वाला है। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये भी ग्लो करेगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल ये भी ग्लो करेगा, और ऐसे करते करते एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी सारे पार्टिकल्स होंगे ना, ये सब रेड कलर से ग्लो करते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन यार मिल्क के पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही पास पास भी होते हैं। ये तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखने वाले हैं, वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए इन्हें थोड़ा बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। तो देखो असल में क्या होगा कि तुम्हें इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं दिखने वाले हैं, बल्कि तुम्हें यहां पे एक स्ट्रेट रेड कलर की ग्लो करती हुई लाइन दिखने वाली है। ऐसा ही कुछ तो हमें स्टार्टिंग में दिख रहा था ना, एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में एक रेड कलर की स्ट्रेट लाइन। तो देखो जब लाइट ये मिल्क से पास करती है तो हमें उसका पाथ ये क्लियरली दिखने लग जाता है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पाथ पे जो भी मिल्क के पार्टिकल्स है ना, ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी आंखों की तरफ और ये ग्लो कर रहे हैं। तो देखो हमने अभी तक तो ये समझ लिया कि मिल्क से जब लाइट पास करती है तो क्यों हमें लाइट का पाथ दिखता है। लेकिन जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो, ये मैं इस आग को हटा देता हूं, जब लाइट इस शुगर सॉल्यूशन से पास कर रही हो तब उसका पाथ हमें क्यों नहीं दिख रहा है यार? तो क्या शुगर सॉल्यूशन ये लाइट को स्कैटर नहीं करती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पार्टिकल लाइट को स्कैटर करती है, लेकिन अलग अलग अमाउंट से। देखो जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं ना, वो ज्यादा स्कैटर करते हैं लाइट को, और हमें वो लाइट ज्यादा ब्राइट दिखती है। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है, वो लाइट को कम स्कैटर करते हैं और उनकी लाइट हमें थोड़ा फेंट दिखती है। तो अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं, तो पार्टिकल साइज ये अगर छोटी हो जाए 1 नैनोमीटर से, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो उस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होगी ना, ये बहुत ही ज्यादा फेंट होने वाली है और हम उसे अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो यही होता है किसी भी सॉल्यूशन के केस में, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उनसे जो स्कैटर्ड लाइट होती है ये बहुत फेंट होती है और हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। और इसलिए यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन से जब लाइट पास कर रही है तो हमें इसका पाथ नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ मिल्क के केस में मिल्क की जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी, रफली कुछ 70-80 नैनोमीटर मान लो। तो इसलिए इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट है ना, ये हमें दिख जाती है। अब देखो अगर पार्टिकल साइज कुछ ज्यादा बड़ी हो जाए ना, तो भी दिक्कत है। अब तुम सोच रहोगे कि राम, तुमने अभी कुछ देर पहले कहा कि जितनी ज्यादा बड़ी पार्टिकल की साइज होगी उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है।
तो फिर दिक्कत कहाँ से आ गई? तो हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी पार्टिकल की साइज उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग तो होने वाली है। लेकिन दिक्कत किसी और चीज़ में है। आओ उसे समझते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक रफ नंबर दूं तो पार्टिकल साइज ये कुछ, अगर मान लो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, ये बस एक रफ नंबर है, ओके, 1000 नैनोमीटर से कुछ बड़ा हो जाए तो दिक्कत आने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स को ले लो, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन देखो ये फिर भी बहुत ही अच्छे से लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम रात में कहीं किसी डस्टी एरिया में खड़े हो और आसपास कोई व्हीकल है, कुछ कार है जिसकी हेडलाइट ऑन है, तो तुम उस लाइट के पाथ को क्लियरली देख पाओगे डस्ट में। और ऐसा इसलिए क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे। अब देखो दिक्कत ये है ना कि डस्ट के पार्टिकल्स क्योंकि बड़े होते हैं, इसलिए ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाते हैं और इसलिए जो स्कैटरिंग की इफेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाती है। अब मान लो कि जैसे कि मैं एक चम्मच डस्ट पार्टिकल्स का लूं और इस ग्लास में दूध की जगह पे मिला दूं, तो क्या होने वाला है कि डस्ट के पार्टिकल्स बहुत ही कम समय तक के लिए पानी में मिले रहने वाले हैं। और जब तक ये डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट के पाथ में रहेंगे तब तक हमें स्कैटरिंग दिखेगी और हमें इस लाइट की पाथ क्लियरली विजिबल होगी। लेकिन तुरंत ही ग्रेविटी के कारण ये सारे डस्ट पार्टिकल्स ये नीचे की तरफ बैठ जाने वाले हैं और यहाँ पे कोई पार्टिकल रहेगा ही नहीं लाइट के पाथ में और हमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं दिखने वाली है। तो यानी कि अगर पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाए तो वो ग्रेविटी के कारण बहुत ही जल्दी सेटल डाउन कर जाती है और इसलिए हमें स्कैटरिंग ये बहुत ही कम समय तक के लिए दिखती है। तो अगर तुम्हें स्कैटरिंग क्लियरली देखनी हो तो बेस्ट केस ये होगा ना कि तुम ऐसे मिक्सचर कर लो जिसमें कि पार्टिकल की साइज ये बड़ी हो 1 नैनोमीटर से ताकि स्कैटरिंग तुम्हें क्लियरली दिखे, और ये छोटी हो 1000 नैनोमीटर से ताकि पार्टिकल्स जल्दी सेटल डाउन नहीं करें ग्रेविटी में। और ऐसे मिक्सचर्स को हम बुलाते हैं कोलॉइड्स। ये बेस्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। और ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटी हो, इन्हें हम बुलाते हैं सॉल्यूशंस। और ये वर्स्ट होता है स्कैटरिंग को देखने के लिए। इस केस में जो स्कैटर्ड लाइट होती है ना, ये बहुत ही फेंट होती है और ये हमें क्लियरली नहीं दिखती है। और ऐसे मिक्सचर जिनमें कि पार्टिकल साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी हो, इसे हम बुलाते हैं सस्पेंशन। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लाइट के पाथ में कोई पार्टिकल बचता ही नहीं है, तो यानी कि कोई स्कैटरिंग दिखती ही नहीं है हमें। तो अभी तक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देख ली। अब आप एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन पे फोकस करूँ तो तुम्हें लाइट का पाथ ये हल्का हल्का दिखने लगेगा। लेकिन देखो, ये हमें शुगर सॉल्यूशन के स्कैटरिंग के कारण नहीं दिख रहा है, बल्कि अगर मैं तुम्हें जूम इन करके दिखाऊं तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। तो जब मैं शुगर को डाल रहा था ना, तो उसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो गए और इन डस्ट पार्टिकल्स की साइज ये 1000 नैनोमीटर से बड़ी है और इसलिए इन्होंने एक सस्पेंशन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और इसी कारण हमें लाइट की पाथ हल्की से दिखनी चालू हो गई है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बड़ा सा डस्ट का पार्टिकल दिखने वाला है। ये इतना बड़ा है कि हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। अब थोड़े ही समय में ये लाइट के पाथ के बीच में आने वाला है और जैसे ही ये बीच में आएगा ना, वैसे ये बहुत ही ब्राइटली लाइट को स्कैटर करने वाला है। देखो ध्यान से, ये आ गया लाइट के पाथ के बीच में। हाँ देखो, ये कितना ब्राइटली ग्लो कर रहा है, ये कितना ब्राइटली लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो देखो, पार्टिकल जितने ही बड़े होते हैं ये उतना ही ज्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत ही जल्दी ग्रेविटेशन कारण सेटल कर जाते हैं नीचे की तरफ, और ये जब लाइट के पास से हट जाएंगे तो फिर स्कैटरिंग तो होने वाली है ही नहीं। तो इसलिए सस्पेंशन के केस में कभी भी स्कैटरिंग को देखोगे ना, तो वो कोलॉइड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होने वाली है। इसलिए अगर तुम्हें स्कैटरिंग को अच्छे से देखना है तो हमेशा कोलॉइड्स को पिक करना। अब एक आखिरी चीज, जब भी हम कोलॉइड्स के केस में स्कैटरिंग की बात कर रहे हो तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इसे हम बुलाते हैं टिंडाल इफेक्ट या फिर टिंडाल स्कैटरिंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि जॉन टिंडाल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की, तो उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया है टिंडाल इफेक्ट। अब आप वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या फिनोमेना होती है और इसकी मदद से हम लाइट के पाथ को कैसे क्लियरली देख पाते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है? हमारा सन जो कि व्हाइट कलर का है ये दोपहर में येलो कलर का क्यों दिखता है? सनराइज और सनसेट ये हमें रेड कलर की क्यों दिखती हैं? तो अगर मुझे तुम्हें शॉर्ट में आंसर देना हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह ये ब्लू कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड कलर की लाइट को। अब आओ इसी को डिटेल में समझते हैं। तो पिछले एक वीडियो में हमने स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में बात की थी। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि जब लाइट एक छोटे से पार्टिकल पर पड़ती है तो ये पार्टिकल लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देता है, स्कैटर कर देता है। और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमें ये पार्टिकल उसी कलर का दिखता है, उसी कलर का ग्लो करता हुआ दिखता है जिस कलर की लाइट को उसने स्कैटर किया हो। जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल येलो कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो इसलिए हमें ये पार्टिकल येलो कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। तो हमारी जो सनलाइट है ये व्हाइट कलर की होती है
और हमने पहले ये देखा है कि व्हाइट कलर की लाइट ये बाकी सारे कलर की लाइट को कंबाइन करने से बनता है। यानी कि अगर मैं एक रेनबो के सारे कलर्स विबग्योर इन्हें कंबाइन करूं तो मुझे व्हाइट लाइट मिलने वाला है। अब देखो, अगर एक पार्टिकल पे व्हाइट लाइट पड़ रही है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे कलर की लाइट एक साथ में पड़ रही है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है ना, ये वायलेट लाइट को कुछ ज्यादा ही स्कैटर करते हैं और रेड लाइट को बहुत ही कम स्कैटर करते हैं, और इसी के कारण हमें स्काई और सन ये अलग अलग कलर की दिखती है। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं। तो देखो, इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी बात हम बाद में ही करने वाले हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग ट्रेलर दिखा दूंगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो आओ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। हाँ, तो देखो, अभी तक हम लाइट को एक लाइट रे की तरह ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन लाइट को हम वेव की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि समुद्र में वेव्स होते हैं, या फिर अगर तुम एक रस्सी लो और उस पर झटका दो तो ऐसे कुछ वेव बन जाएगा। वैसे ही हम लाइट को भी वेव की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखो, वेव्स अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं। तो क्या होगा कि कुछ वेव्स पिचकी हुई होंगी यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ की, और कुछ वेव्स फैली हुई होंगी यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ की। अब देखो, जब शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स ये हमारी आंखों पे पड़ती है ना, तो हमें वो वायलेट कलर की नजर आती है, और जब लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स ये हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो ये हमें रेड कलर की नजर आती है। तो यानी कि वायलेट कलर की लाइट, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये सबसे ज्यादा पिचकी हुई होती है। फिर इंडिगो की इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी, ब्लू की इससे भी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और ऐसे करते करते रेड की वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा फैली हुई होती है। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज ये वायलेट की वेवलेंथ से भी ज्यादा छोटी होती है, और ये सबसे छोटी वाली वेवलेंथ की लाइट यानी कि वायलेट को सबसे ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं, और सबसे बड़ी वेवलेंथ की लाइट को सबसे कम स्कैटर कर पाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायलेट लाइट को ये सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, और रेड लाइट को ये सबसे कम स्कैटर करते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रेलर। अब इसकी मदद से तुम ये समझ सकते हो कि पार्टिकल्स अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं, लेकिन बाद में। अभी आओ अपने स्काई पे वापस आते हैं। तो अगर एक स्काई के पार्टिकल पे सन की व्हाइट लाइट पड़े तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है ब्लू कलर के लाइट की, और उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम रेड कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होने वाली है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा कि राम, तुमने तो कहा था कि वायलेट कलर की लाइट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है, यहाँ पे तो हमें वायलेट कलर की लाइट दिख नहीं रही है। तो देखो, इसके दो कारण है। सनलाइट में वायलेट कलर ये पहले से ही बहुत कम होता है, तो अगर वायलेट कलर बहुत ही कम इंसिडेंट होगा तो बहुत ही कम स्कैटर भी होने वाला है। और एक रीजन ये भी है कि हम ह्यूमंस की आंखें वायलेट कलर की लाइट को देखने में बहुत ही कम सेंसिटिव हैं, यानी कि हम वायलेट कलर की लाइट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और यही दो रीजंस हैं जिसके कारण कि हमें यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट में वायलेट कलर बहुत ही कम दिखने वाला है। और ये इंडिगो ब्लू, ये दोनों मिलकर एक ब्लू का शेड देने वाले हैं। तो यानी कि तुम अगर स्काई के पार्टिकल को कहीं से भी देखो ना, तो ये तुम्हें ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ नजर आने वाला है, और इसलिए मैं पूरी की पूरी स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसी नई कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले मैं इसे हटा के थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि किस कलर का सन और किस कलर का स्काई हमें दिखने वाला है अगर हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हो। तो यहां मैंने बना रखा है अर्थ को, और तुम यहां पे कहीं खड़े हो, और अभी दोपहर का समय है, तो सन बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर है, और सन की व्हाइट लाइट ये ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि सन की कलर और स्काई की कलर क्या होने वाली है? यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, तुम अगर सीधे सन की तरफ देखो कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो ऊपर से व्हाइट कलर की लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है, तो यानी कि सन तुम्हें व्हाइट कलर का दिखने वाला है। अब अगर तुम कहीं और स्काई की तरफ देखो, मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पे तो कोई लाइट सोर्स है नहीं, तो यानी कि यहाँ से कोई भी लाइट तुम्हारी तरफ नहीं आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल ही डार्क दिखने वाला है यहाँ पे, यानी कि स्काई की कलर तुम्हें ब्लैक दिखने वाली है। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद से एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक व्हाइट लाइट की टॉर्च लेना और एक अंधेरे रूम में जाना। अब अगर तुम व्हाइट लाइट के टॉर्च को डायरेक्टली देखोगे ना, तो वो व्हाइट कलर की दिखने वाली है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट तुम्हारी तरफ छोड़ रही है। अब अगर तुम कहीं भी और देखोगे रूम में, तो तुम्हें डार्कनेस से दिखने वाला है, बिल्कुल ही ब्लैक कलर दिखने वाला है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही है तुम्हारे आंखों की तरफ। ठीक वैसे ही अगर धरती पे एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हमें सन व्हाइट कलर का दिखने वाला है, और स्काई ये ब्लैक कलर की या फिर डार्क दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होने वाली है। और बिल्कुल यही व्यू हमें देखने को मिलता है मून से भी। देखो, मून पे एटमॉस्फेयर ये बहुत ही पतली होती है, तो बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है, तो यहाँ से तुम अगर स्काई को देखो तो ये बिल्कुल ही ब्लैक दिखने वाला है। अब आप देखते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर हो तो हमें स्काई ब्लू की नजर आती है। तो यहाँ मैंने बना दिया है एटमॉस्फेयर और उसके पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स पे जब सन की व्हाइट लाइट पड़ेगी ना, तो ये पार्टिकल्स ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाले हैं। वैसे बाकी सारे कलर्स भी स्कैटर होंगे, लेकिन थोड़े कम।
तो इसलिए तुम किसी भी डायरेक्शन में देखोगे ना तो तुम्हें एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर से ग्लो करते हुए नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसको भी दिखाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक टैंक पानी और एक व्हाइट लाइट की टॉर्च और थोड़ा सा मिल्क। अब इस बार हम टॉर्च को देखने वाले हैं इस टैंक के थ्रू। तो मैंने लाइट और अपने बीच में इस टैंक को डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूं। देखो, स्कैटरिंग की वीडियो से तुम्हें याद होगा कि मिल्क के पार्टिकल्स ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, और ये वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है ना, ये अब हमारे एटमॉस्फेयर की तरह एक्ट कर रहा है। इस मिक्सचर में मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू लाइट को बहुत ज्यादा स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो, जब मैंने मिल्क को ऐड किया तो उसके बाद ये पूरा जो मिक्सचर है ये ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है, क्योंकि अब मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी तरफ। तो है ना ये एक अमेजिंग चीज। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम मिल्क को ऐड कर रहे थे तो पानी का कलर ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ये जो व्हाइट टॉर्च थी इसका कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? तो इसे समझने के लिए हम वापस से अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो, सन की जब व्हाइट लाइट ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो ये पार्टिकल्स से टकराती है, और फिर ये पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर अवे कर देते हैं। तो अब हमारी व्हाइट लाइट में बचा क्या? तो देखो, वायलेट तो पहले से था ही नहीं, और इंडिगो ब्लू ये स्कैटर अवे हो चुका है, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये बहुत ही कम स्कैटर हुए हैं। तो यानी कि यही 4 कलर बच रहे हैं। अब इन कलर्स को अगर हम मिक्स करें तो हमें एक येलो कलर का शेड मिलने वाला है। यानी कि अब ये सनलाइट ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इसमें बस एक येलो कलर का शेड ही बच गया है, और जब ये हमारी आंखों में जाएंगी तो हमें सन येलो कलर का नजर आने वाला है। अब इसी कारण से हमें एक्सपेरिमेंट में ये व्हाइट टॉर्च ये येलो कलर की नजर आ रही है। अब आओ अपने आखिरी सवाल पे आते हैं, सनराइज और सनसेट ये हमें रेडिश क्यों दिखता है? तो देखो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस अंतर इस बात का है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हॉराइजन के पास में होता है, तो हमें जो सनरेज है ना ये कुछ ऐसे हमारी आंखों में आने वाली है। तो इस बार सनलाइट को एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा कवर करके आना पड़ेगा हमारी आंखों में, इन कंपैरिजन टू जब सन नून पे हमारे जस्ट ऊपर ही था, और इसी कारण सारी डिफरेंस क्रिएट होती है। देखो कैसे? देखो, इस बार क्या होगा कि जो सनलाइट है ना, क्योंकि ये बड़े हिस्से से क्रॉस कर रही है, इसलिए ये बहुत सारे पार्टिकल से स्कैटर हो रही होगी। तो इस बार ब्लू लाइट तो स्कैटर हो ही जाएगी, साथ के साथ ग्रीन और येलो ये भी स्कैटर हो चुकी होगी, और लाइट में केवल बच जाएगा लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट, यानी कि ऑरेंज और रेड लाइट। और इसलिए जब ये हमारे आंखों तक पहुंचेगी ना तो केवल ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है। ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है, और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें सन ये रेड कलर का दिखता है। तो आओ आप इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट का टॉप व्यू दिखाऊं, तो अभी तक हम लाइट को पास कर रहे थे इस टैंक की शॉर्ट साइड के अलोंग। अब मैं इस टैंक को रोटेट करने वाला हूं ताकि हम लाइट को पास करें इस टैंक की लॉन्ग साइड के अलोंग, यानी कि लाइट को अब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि लाइट अब और ज्यादा स्कैटर होने वाली है। तो अब देखते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या होता है। तो अब हमें दिख रहा है कि लाइट ये ऑरेंजिश रेड कलर की दिख रही है हमें। हाँ, तो है ना ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चीज। अब देखो, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। यहाँ पे अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी देखो तो ये बहुत ही कम है, लाइट हमें बहुत ही डिम दिख रही है। और ऐसा ही होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में भी, सनलाइट ये बहुत ही डिम दिखती है हमें। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लाइट ये तो स्कैटर अवे हो चुकी है, और हमें जो लाइट मिल रही है ये बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट है। अब एक बोनस सवाल, हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? देखो, मेरा मतलब है कि क्लाउड्स ये भी पार्टिकल से बने हुए हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इन पर जब लाइट पड़ेगी ना तो ये भी लाइट को स्कैटर करने वाले हैं। तो फिर ये ब्लू लाइट को अगर ज्यादा स्कैटर करेंगे कंपेयर टू रेड, तो इन्हें भी ब्लू दिखना चाहिए था ना, तो फिर ये व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? तो देखो, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर पार्टिकल की साइज ये वायलेट के वेवलेंथ से छोटी हो जाए, वायलेट सबसे पिचका हुआ वेव था ना, तो अगर पार्टिकल की साइज इससे भी ज्यादा छोटी हो जाए, इसके वेवलेंथ से भी ज्यादा छोटी, तो उस केस में ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करेगा। ब्लू को सबसे ज्यादा और रेड को सबसे कम स्कैटर करेगा, और इसलिए ये पार्टिकल हमें ब्लू दिखने वाला है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मिल्क के पार्टिकल्स, इनकी जो साइज होती है ना ये वायलेट के वेवलेंथ से भी कम होती है, और इसलिए ये ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड, और ये हमें ब्लू दिखते हैं। लेकिन जो क्लाउड के पार्टिकल्स है ना, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका साइज बड़ा होता है, और अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो जाए तो वो सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करेंगे। तो अगर हम क्लाउड्स की तरफ देखें तो हमारी आंखों में सारे कलर की लाइट स्कैटर्ड होकर आने वाली है, और अगर सारे लाइट को तुम मिला दो तो हमें व्हाइट मिलने वाला है, और इसलिए हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के दिखते हैं। और सेम यही चीज ट्रू है मिस्ट और फॉग के लिए भी। तो अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटी हो जाए तो ये अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करने वाली है, और इसलिए हमें सन और स्काई ये अलग अलग कलर्स के दिखते हैं। और अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बड़ी हो जाए, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज, तो ये हर एक कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट से स्कैटर करने वाली है,
और इसलिए हमें क्लाउड्स ये वाइट कलर के दिखते हैं।